इंटरमीडिएट कॉलेज पंडियारा बाजार। हम सहायक अध्यापक सुनील गुप्ता जी। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 समाजशास्त्र अध्याय का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सांस्कृतिक परिवर्तन में हमें आप लोगों को ये बताना है कि सर्वप्रथम 19वीं और 20वीं शताब्दी में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाज सुधार आंदोलन, 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में समाज में नारी जात का और समाज में एक जो है अंधविश्वास, जात प्रथा आज तमाम जो है बुराइयां व्याप्त थी। उस बुराइयों को समाज सुधारकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जैसे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो भी सुधार हो रहे थे, इसमें नारी के प्रति जितनी भी अव्यवस्था थी, नारियों को जैसे भी सताया जा रहा था, जैसे सती प्रथा था, या उनके प्रति जो है कुंठित विचारधारा था, उनको समाज में आने से आगे बढ़ने के लिए जो रोका जा रहा था, इन सब में 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही हमारे समाज सुधारकों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिससे ये जो शताब्दी रही ये समाज सुधार आंदोलन के नाम से जानी गई। जैसे इसमें समाज सुधारक के रूप में जो थे सती प्रथा का अंत करने वाले थे, तो इन लोगों ने कहीं न कहीं इस समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, या अंधविश्वास था, या व्याप्त जो है कहीं न कहीं कुंठित विचारधारा था, या धर्म के प्रति कहीं न कहीं उनके जो भाव पैदा हो रहे थे, उन सभी ने ये जो शताब्दी है 19वीं 20वीं, ये सिर्फ सुधार का ही काम कर रही थी। अब उसके बाद फिर आगे आया संचार माध्यम। अब संचार माध्यम में क्या था कि नई प्रौद्योगिकी आने से, ये संचार माध्यम है, जो नई प्रौद्योगिकी आई, जैसे नई टेक्निकल शिक्षाएं आए, नई तरह के जो टेक्निकल तमाम जो है संचार के माध्यम से हर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये विकास होने लगा। तो संचार माध्यम में क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को हम बड़े आसानी से वीडियो के माध्यम से या टेक्निकलों के माध्यम से हम बहुत आसानी से संचार के माध्यम से किसी भी चीज़ को, कोई भी घटित घटना है या कोई भी न्यूज है, कोई भी समस्यात्मक प्रश्न है, तो संचार के माध्यम से उसका हम आदान प्रदान इस आधुनिक दौर में हम करने लगे। तो इससे संचार के माध्यम में हमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि प्राप्त हुई। अब इसके बाद आगे आपका आ जाता है संगठनों के स्वरूप। यानी इस संगठनों के स्वरूप मतलब कि जो भी संगठन थे, जो उस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या समाज सुधारकों ने या समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन जो आमूलचूल थे, यानी जो उनके खाने पीने या जीवन जीने की शैली के, तो उन संगठनों में जो स्वरूप था, जो जीवन जीने की एक दिनचर्या का रूप था, उस संगठनों के स्वरूप के बारे में कहीं न कहीं हम बताएं। जैसे 1914 में स्थापित, 1914 में जो स्थापित था, इस्लाम और भारत में मुस्लिम जात के संगठन का भी स्वरूप हुआ। तो इन संगठनों में हमारे धर्म के लोगों ने और समाज सुधारकों ने भी इस संगठन को एक मजबूती से रूप लिया, और मजबूती से जब रूप लिया तो जो 19वीं 20वीं शताब्दी में जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार बुराई थी, ये संगठन उसमें व्याप्त जो समाज में अंधविश्वास या कमियां थी, ये संगठनों के माध्यम से उसको कहीं न कहीं से हम जो है सुधार के रूप में आगे बढ़ रहे थे, जिससे सांस्कृतिक आमूलचूल में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। अब आगे आ जाता है आपका विचारों की प्रकृति। तो इसमें क्या है कि समाज में जो भी विचार हैं अपने, या भाषा बोली है, या जीवन जीने की शैली है, उसके बारे में विचारों की प्रकृति, यानी ये उसके ऊपर नेचर, उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो उस समय विचारों की प्रकृति में कहीं न कहीं छुआछूत, जैसे
या कहीं न कहीं जो है एक अपने अंदर एक जो है खुल करके विचारों को प्रदान करने के लिए नारी जात का या पिछड़े वर्गों का या शोषण जो हो रहा था, तो उन विचारों की प्रकृति को फिर आगे बढ़ने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। और इन के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा के विषय में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा। और फिर आगे आ गया समाज सुधारक आंदोलन। अब समाज सुधारक एक आंदोलन बनाया गया 19वीं शताब्दी में जो हुआ था। तो समाज सुधारक आंदोलन में सर्वप्रथम जो है राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया और विधवा विवाह और जो है औरतों के साथ जो भी अन्याय या दलित वर्गों के साथ जो शोषण हो रहा था, तो इनके बारे में समाज सुधारक आंदोलन। तो ये राजा राम मोहन राय ने समाज में जो सती प्रथा का अंत किया था, तो उसमें क्या था कि जो औरतें के पति जब मर जाते थे, तो जब पति उसके जलाए जाते थे, तो औरत को भी उसमें उसके साथ जल के एक मरने की प्रथा थी, जिसको ये समाज सुधारक आंदोलन ने इस आंदोलन के माध्यम से इस कुरीति को अंत किया। और तमाम धर्म प्रचारकों ने भी, जैसे महात्मा बुद्ध आए, सूफी संत जी आए, गुरु नानक देव जी आए, इन लोगों ने भी समाज में जो है सूफी संत वालों ने भी समाज में जितनी भी व्याप्त भ्रष्टाचार बुराइयां थी, उसको अपने धर्म के माध्यम से या अपने शिक्षा के माध्यम से कहीं न कहीं समाज में जो कुरीतियां थी उसको प्रयास कर रहे थे। और वही जो है आगे आकर समाज सुधारक आंदोलन का रूप ले लिया, यानी एक बड़ा विस्तृत रूप ले लिया, जिससे समाज में बहुत कुछ कमियों को दूर किया गया। फिर आगे है उसके आगे विभिन्न अवधारणाओं के प्रारूप, यानी जो भी अवधारणा समाज में बन रही थी, व्यक्तियों के अंदर जो भी विचार कुंठित उठ करके सामने आ रहे थे, तो इस अवधारणाओं का जो प्रारूप था, उसकी जो है प्रारूप में उसकी जो रूपरेखा, वह कहीं न कहीं एक सिस्टम में आ रही थी। यानी उसको समाज में इसको कैसे प्रेरित किया जाए या कैसे इसको लागू किया जाए या कैसे इसका संचालन किया जाए, जिससे आसानी से ये जो समाज में व्याप्त कुंठित विचारधाराएं थे या व्याप्त भ्रष्टाचार बुराइयां थी या नारी जात के साथ जो अवहेलना हो रहा था या संगठनों के जो स्वरूप थे या 19वीं शताब्दी में जो धर्म के प्रति या नारी वर्ग के प्रति जो अन्याय हो रहे थे, उन सभी अवधारणाओं का जो प्रारूप था, वो लोग उसको माध्यम से एक रूपरेखा तैयार करके ये सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे थे। और फिर आगे चल करके यही जो है अवधारणाओं का प्रारूप लिया, यानी समाज में जो एक रूपरेखा तैयार हो रही थी, वो सामाजिक परिवर्तन का रूप ले रही थी। तो फिर आगे है आपका सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार, यानी सामाजिक परिवर्तन के कैसे कैसे प्रकार रहे, उसका विभिन्न प्रकार क्या था। तो उसमें है संस्कृतिकरण। सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहले था संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण क्या है? जो हम व्यक्ति या समाज के लोग जो है अपने जीवन में खाने पीने या भाषा शैली या बोलचाल या संगीत गायन या जो भी पहनावा है, ये संस्कृतिकरण से ही संबंधित है। अब समाज में संस्कृतिकरण का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी जिसकी संस्कृति जैसी होगी, जिसके खाने पीने की रूपरेखा जैसी भी होगी, जिसके बोलने की जो रूपरेखा होगी, जो उनके जीवन में बैठने की या शिक्षा ग्रहण करने की या एक सभ्यता, एक जो है सांस्कृतिक, ये संस्कृतिकरण का रूप लिया। तो संस्कृतिकरण से क्या हुआ कि हम एक मर्यादा में अपने से जीवन जीने का एक मर्यादा भी सीखने को मिला समाज में। जिस संस्कृतिकरण से हमें कहीं न कहीं एक जो है जीवन में विकास का भी मिला, क्योंकि जिसके जीवन में सुचारू रूप से संस्कृतिकरण नहीं है,
सुसंगठित रूप से उसके अंदर एक भाव नहीं है, एक जीवन शैली नहीं है, तो वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। इसलिए संस्कृतिकरण की समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके बिना मनुष्य समाज में अपने जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। इसीलिए कहा भी गया है कि कोई कितना हो भी विद्वान हो, कितना हो भी वो जो है किसी भी क्षेत्र में कितना हो जानकार हो, लेकिन उसकी एक संस्कृति अगर नहीं है, उसकी एक मर्यादा नहीं है, उसके अंदर जो है एक जो है अपने जो है मर्यादा का जो निभाने का एक टेक्निक नहीं है, तो फिर वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। इसलिए संस्कृतिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहीं कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने संस्कृतिकरण की आलोचना भी किया। अब क्या है, इसकी आलोचना में क्या किए कि कहीं न कहीं संस्कृतिकरण में क्या होता है कि अपने से बड़े लोगों का एक सम्मान करना, और हमारी जो एक संस्कृति है उसी के तहत हमें जीवन में जीना। तो जो हमारी एक संस्कृति है, जो हमारी एक कल्चर है, कहीं कहीं वो हमारे विकास भाव में या हमें अपने बातों को खुल कर रखने में कहीं न कहीं वो क्या करती है, एक विघ्नता भी डालती है विकास क्षेत्र में। कहीं न कहीं जो है उसका एक जो है हमें दिक्कतें भी पैदा करता है। इसलिए संस्कृतिकरण की आलोचना भी है, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि जहाँ से हमें बेनिफिट है वहाँ से भी लाभ भी है। तो आलोचना के स्वरूप में अगर संस्कृतिकरण को देखा जाए तो जो हमारी भारतीय मर्यादा है, जो भारतीय संस्कृति थी, जो महिलाओं के प्रति जो महिलाओं को एक कुंठित विचारधारा में डाला गया था, तो इसकी आलोचना इसलिए यहाँ की गई कि अगर उसके अनुरूप जो पुरानी हमारी परंपराएं थी, जो पुरानी हमारी रूपरेखा थी, उसके अनुरूप अगर हम जीवन जीते तो ये जो विकास है, जो ये समाज में खुलकर नारी का जो सम्मान है, जो छोटे वर्ग के लोग खुलकर के समाज में सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, जात प्रथा का जो अंत हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या है, ये संस्कृतिकरण की आलोचना से क्या होता है, ये आलोचना हुआ, यानी इससे हम हट करके आगे आए। तो ये कहीं न कहीं ये संस्कृतिकरण जो है हमें कहीं न कहीं कुछ हमारे समाज में दिक्कतें भी पैदा कर देती है। और फिर आगे है पश्चिमीकरण। अब पश्चिमीकरण क्या है, जो भारतीय पाश्चात्य संस्कृति है, तो ये पश्चिमीकरण का नकल समाज में सर्वप्रथम छोटे वर्ग के समाज के जो छोटे वर्ग थे, छोटे जात के लोग थे, इस पश्चिमीकरण का ग्रामीण स्तर पर समाज में लोगों ने उसका नकल करना शुरू किया। और पश्चिमीकरण में क्या थी, जो भारतीय संस्कृति की जो मर्यादा बनी थी उसका यहाँ लोप हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमीकरण से एक हमारा जो है पहनावे का या बोलचाल का या शिक्षा के क्षेत्र में या ले लिया जाए संचार के माध्यम में या संस्कृति को आगे बढ़ाने में और नारी जात को खुलकर सामने आने में, तो ये पश्चिमीकरण है। यानी जो पाश्चात्य संस्कृति उनके जो नकल से एक पश्चिमीकरण से हमें बेनिफिट भी दिखाई दे रहा था, यही हमारा पश्चिमीकरण है। फिर आगे है आधुनिकीकरण और पंथ निरक्षीकरण। अब आधुनिकीकरण में हम आप लोगों को पहले भी बताएं कि आधुनिकीकरण क्या है। जो आज नई प्रौद्योगिकी है, जो नई तकनीकी शिक्षाएं हैं, नए जो संचार के माध्यम हैं, ये हमारे आधुनिकीकरण में हमें समय का भी बचत कर रहे हैं और हमें कम समय में हमें अच्छी शिक्षाओं का भी ग्रहण है और अपने माध्यम से हम किसी भी चीज़ को एक अच्छे रूप से आसानी से तैयार भी कर ले रहे हैं। तो आधुनिकीकरण यह है। और पंथ निरपेक्षीकरण यानी जो तमाम धर्म संप्रदाय हैं, जो हमारे तमाम धर्म पंथ हैं, उनका निरपेक्षीकरण किया गया है। यानी उनमें कहीं न कहीं जो पंथों में व्याप्त भ्रष्टाचार या पंथ में बुराइयां थी, उसके बारे में भी यहाँ कहीं न कहीं जो है उसका है। तो पंथ निरपेक्षीकरण में क्या था, जैसे हमारे धर्म में हिंदू धर्म था, जो मुस्लिम धर्म के वर्ग के लोग थे, तो इसमें पंथों का
लोग कहीं न कहीं जो है समाज सुधारक के रूप में जो कबीर थे, गुरु नानक देव थे, महात्मा बुद्ध थे, ये लोग जो धर्म संप्रदाय चलाए, पंथों का किया, तो इससे समाज में जो एक व्याप्त भ्रष्टाचार या बुराई थी वो अपने पंथ के माध्यम से ये समाज में एक नई रूपरेखा दे रहे थे। जैसे पंथ निरपेक्षीकरण के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि दलित वर्ग को सामने लाने का काम किया, और महात्मा गांधी ने भी जो है इसमें देख लिया जाए तो 1930 में जो छोटे वर्ग के लोग थे समाज में, जो जिन्हें लोग ऐसे शब्दों का उच्चारण करके पुकार रहे थे जिन्हें नहीं कहने में थोड़ी सी शर्मिंदगी आती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उसको 1930 में हरिजन शब्द का उच्चारण किया। यानी ये क्या है, ये हरिजन है, यानी ये परमात्मा के ही रूप हैं। तो ये महात्मा गांधी को एक राष्ट्रपिता का भी उपाधि मिला, और समाज सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध भी थे, गुरु नानक देव थे, चैतन्य महाप्रभु थे, कबीर जी थे। ये पंथों के माध्यम से यानी मनुष्य को एक समानता, एक रूपता, एक सांस्कृतिक मर्यादा, एक जीवन जीने की जो सही रूपरेखा और जीवन जीने की जो एक शैली है, एक पंथ निरपेक्षीकरण के माध्यम से उनको समाज में एक सही दिशा निर्देश देने का काम कर रहे थे। अब इसके आगे जात पंथ निरपेक्षीकरण, यानी जो मैं अभी पहले आपको बताया हूं कि जात पंथ निरपेक्षीकरण में यह था कि सवर्ण वर्ग ही, जैसे पहले क्या था कि ब्राह्मणों का काम था वेदों का पठन पाठन करना, तो हमारे समाज में ब्राह्मण जो है उच्च वर्ग के थे, तो उसमें उन लोगों के पास एक अच्छी शिक्षा थी और वो समाज में एक बड़े वर्ग के रूप में थे जिन्हें अच्छा ज्ञान था उन्हें वेदों का या समाज में जीवन जीने की शैली का। तो वो जो है उसमें छोटे वर्ग का कहीं न कहीं थोड़ी सी जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो ये पंथ निरपेक्षीकरण के माध्यम से ये जात जो थी उसको भी आगे लाने का प्रयास किया गया। तो जात पंथ निरपेक्षीकरण के माध्यम से जो समाज में जो समाज सुधारक आंदोलनों ने प्रयास करके जातिगत व्यवस्था यानी समाज में जो व्याप्त कुंठित विचारधाराएं थी या व्याप्त जो है अंधविश्वास था या व्याप्त बुराइयां थी उसका धीरे धीरे क्या कर रहे थे वो लोप हो रहा था। उन लोगों को क्या हुआ कि जो लोप हो रहा था हमारा, तो कम से कम उसमें ये जो दिक्कतें आ रही थी तो एक सांस्कृतिक मर्यादा से वो दिक्कतों को जो है समाज शास्त्रियों ने अपने माध्यम से और धर्म के जो पंथ निरपेक्षीकरण वाले थे या हमारी सांस्कृतिक जो मर्यादा थी या जैसे देख लिया जाए संगठनों के जो प्रकार थे या विचारों की जो प्रकृति थी, इन सबको मिला करके जो हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा था वो समाज में एक नई रूपरेखा तैयार कर रही थी, जिससे समाज में वो क्या हुए आगे बढ़ कर के आए। और आज देख लिया जाए तो समाज में कहीं न कहीं हर वर्ग के लोग अपने विचारों को बड़ी आसानी से शिक्षा के क्षेत्र में देख लें या धर्म के क्षेत्र में देख लें या खेल के क्षेत्र में देख लें या राजनीति के क्षेत्र में देख लें। तो ये क्या है, ये जो हमारे जो धार्मिक समाज सुधारक रहे या हमारे जो पंथ निरपेक्षीकरण वाले थे या जो है संचार के माध्यम से, तो इन लोगों ने समाज में इन सभी वर्गों को एक साथ करके तो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गया, नारी जात को भी आगे लाया गया और इनको एक जो है लिंग निर्धारण के माध्यम से जो इनको एक गवर्नमेंट ने जो एक एक्ट भी पारित तो किया कि नारी जात को कहीं न कहीं हम हर वर्ग में उनको आगे लाएं, जो कि समाज सुधारक आंदोलन में ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही नारी वर्ग को आगे लाने का काम किया गया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी पहले के जो धर्म सुधारक थे उन लोगों ने भी नारी का सम्मान किया और आज भी हमारे समाज में नारी का गवर्नमेंट भी सम्मान कर रही है और समाज सुधारकों ने भी किया है, समाज शास्त्रियों ने भी इस बात को बहुत ढंग से प्रयास किया है। तो इसका क्या है कि सांस्कृतिक मर्यादा हमारी तभी बनी रहेगी जब हम एक सही रूपरेखा में समाज में व्याप्त जो कमियां हैं उसको कहीं न कहीं हम सही रूप से उभर करके
और उसको एक नई दिशा में लाने का काम करेंगे, तो एक हमारी एक सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार होगी, जो हमारी भारतीय संस्कृति या एक जो मर्यादा का जो रूप है, या जो हमारे समाज सुधारकों ने जो आंदोलन किया, उसका हम लाभ इन समाज में ले सकते हैं। जय हिंद।